हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक ऐसे टाइप टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट जो हमारी लिखित परीक्षा होती है उसका जो निबंध टाइप होता है, आज उसके बारे में, इसके गुण और दोष के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रिटन टेस्ट होता है या लिखित परीक्षा होती है उसका अर्थ क्या होता है। जैसे आप नाम से ही पढ़ रहे हैं रिटन टेस्ट, रिटन मतलब लिखना और टेस्ट मीन परीक्षा, कि जो परीक्षा क्या है आप लिखते हैं उसे हम रिटन टेस्ट कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पेपर पे लिख रहे हैं या कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में भी आप लिख ही रहे हैं, इसीलिए कंप्यूटर या पेपर पे लिखने वाली परीक्षा को हम क्या कहते हैं, रिटन टेस्ट या लिखित परीक्षा कहते हैं। ये जो परीक्षा की चॉइस होती है कि वो रिटन टेस्ट पेपर पर हो या कंप्यूटर हो, किस तरीके का पेपर हो, ये किस पे डिपेंड करती है। ये डेवलपर, जो टेस्ट डेवलपर होता है, परीक्षा विकसित करने वाला होता है, उस पे डिपेंड करता है कि वो रिटन टेस्ट किस तरीके का डेवलप करे। हम जिस तरीके से हम समझते हैं कि इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन करना। ठीक है, रिटन टेस्ट भी क्यों किया जा रहा है, बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए, इवोल्यूशन करने के लिए, कि बच्चे को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितनी उसने लर्निंग की है, ये चीज जानने के लिए हम क्या करें, बच्चे का मूल्यांकन करें। इसीलिए जो टर्म इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन शब्द क्या होता है, बहुत ज्यादा व्यापक माना जाता है। किसके कंपैरिजन, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के कंपैरिजन क्यों, क्योंकि एग्जाम सिर्फ आपके मार्क्स बताता है, पर इवोल्यूशन में क्या है, आप बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, उसकी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, ये जितनी भी क्वालिटी होती है उसको क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। इस जो भी क्वालिटीज होती हैं बच्चे की, उसके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। ये किन से माध्यम से हो रही है, इवोल्यूशन। तो एग्जामिनेशन एक तरीका है जिससे आप बच्चे का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। अब किसी भी बच्चे के आप परफॉर्मेंस की बात है, मैंने कहा कि हम क्या है, रिटन टेस्ट के थ्रू बच्चे का मूल्यांकन ही तो कर रहे हैं, कि जान रहे हैं कि बच्चे को आपने जो क्लास में पढ़ाया वो बच्चे को कितना समझ में आया, उसके टेस्ट लेके, उसका एग्जाम लेके, कि उसने किस तरीके से चीज को समझा। तो बच्चे की परफॉर्मेंस, उसका प्रदर्शन समझने को तीन तरीके से समझा जा सकता है। पहला, रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा के थ्रू। दूसरा, ओरल एग्जामिनेशन, जो मौखिक परीक्षा होती है। तीसरा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, व्यवहारिक परीक्षा। ये तीनों ही जो हमारे वेज हैं या तरीके हैं, ये किस चीज को जानने के लिए, बच्चे के परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को, उसका मूल्यांकन करने के तरीके हैं, जिससे आप बच्चे को जान सकते हैं कि उसने कितनी लर्निंग हुई, कितना उसका बिहेवियर चेंजेस हुआ। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन की, कि रिटन एग्जामिनेशन क्या है। तो जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है, लिखित परीक्षा होती है, वो तीन टाइप की होती है। पहली, ऐसे टाइप टेस्ट, जिसे हम निबंध प्रकार के परीक्षण भी कहते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षण। तीसरा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इस टॉपिक में जो आज हमारा टॉपिक है, वो किस पे डिपेंड है, वो किसके बारे में है, ऐसे टाइप टेस्ट, निबंध प्रकार के परीक्षण के बारे में है। अब समझते हैं हम ऐसे टाइप टेस्ट, जो निबंध प्रकार के परीक्षण होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। जो हमारे ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, निबंध प्रकार के परीक्षण होते हैं, उसका मीन्स क्या होता है, कि इसमें जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, परीक्षा प्रणाली होती है, उसमें क्या किया जाता है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो स्टूडेंट का करिकुलम है, उससे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका जो आंसर है, उनका जो उत्तर है, वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, निबंध के फॉर्म में, ऐसे के रूप में। जो क्या होता है, फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है। मतलब आपको एक फिक्स टाइम दे दिया है, जो भी आप जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं जिन्हें, आपको क्या है, फिक्स टाइम दिया, 2 आवर्स का आपको टाइम मिला, आपने उन क्वेश्चन का आंसर लिखा। उसमें आपने, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, कि क्योंकि वो लॉन्ग टाइप आंसर है, ज्यादा मार्क्स के लिए, तो आप उसमें ज्यादा लिखेंगे। तो ऐसे टाइप टेस्ट में क्या है, फिक्स ड्यूरेशन के लिए आपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखा। ये आंसर आपकी क्या बता रहे, कौन कौन सी आपका किस तरीके का मूल्यांकन कर रहे, किस तरीके के आपका मेजर कर रहे हैं, आपकी जो पावर ऑफ थिंकिंग है, कंपैरिजन है, एक्सप्रेशन है, रीजनिंग है, क्रिटिसिज्म है, साथ ही साथ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, लैंग्वेज एंड स्टाइल। तो आपका जो ऐसे टाइप टेस्ट है, निबंध प्रकार का परीक्षण है, वो बच्चे की किस चीज की क्वालिटी को मेजर कर रहा है, सोच, तुलना,
अभिव्यक्ति, तर्क और आलोचनाओं की शक्ति, साथ ही साथ विचारों के संगठन, भाषा और शैली। क्योंकि आप क्या है बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, तो ये जितनी भी क्वालिटी है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, किस तरीके की उसकी आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये सारी क्वालिटी हमें ऐसे टाइप टेस्ट में बच्चे का हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं या उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। एक बात याद रखने की है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, वस्तुतः इस प्रकार होता है हमारे रिटन टेस्ट का, उसमें बच्चे का जो रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन लेवल, जो स्मरण और पहचान का स्तर है, वो हमारा किस में पता करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। पर जो हमारा इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन एंड इवोल्यूशन, व्याख्या, अनुप्रयोग और मूल्यांकन का स्तर है, वो हम निबंध प्रकार के परीक्षणों में पता करते हैं बच्चे का, किस में, ऐसे टाइप टेस्ट में इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन एंड इवोल्यूशन, व्याख्या, अनुप्रयोग और मूल्यांकन का। अब हमने समझ लिया कि जो ऐसे टाइप टेस्ट है उसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अभी जानते हैं कि इसके क्या गुण है, कि हम क्यों यूज कर रहे हैं बच्चे के इवोल्यूशन में, उसके मूल्यांकन में हम ऐसे टाइप टेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं। इसके मेरिट्स के बारे में जानते हैं, गुण के बारे में जानते हैं। पहला है इजी कंस्ट्रक्शन, आसान निर्माण। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उसमें आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, प्रश्नों की संख्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और हमारे जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं या जो निबंध प्रकार की परीक्षा होती है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो आपका क्या है, जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है पेपर का, वो बहुत क्या होता है, इजीली हो जाता है और बहुत कम टाइप में होता है। इसीलिए हमारा जो ऐसे टाइप टेस्ट है वो क्या है, बहुत कम टाइम और बहुत कम कॉस्ट पे क्या होते हैं, इजीली तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा है सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट। जो हमारे ऐसे टाइप टेस्ट हैं वो हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें क्या है, हम ऐसे टाइप टेस्ट यूज कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यूज कर सकते हैं। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स। अब क्या है कि लॉन्ग, हम कह रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे टाइप है, तो आपको क्या है, पूरे का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि जो मेन पॉइंट है उसको याद करके, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या है 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप कहेंगे कि हाँ ये पढ़ा था, इसमें टिक कर लेंगे। पर क्या है, आप ऐसे टाइप है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, हर एक पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से क्या होता है, बच्चे के अंदर एक जो गुड हैबिट होती है, अच्छी आदत होती है पढ़ने की, वो क्या होती है, डेवलप होती है। तो हमारी जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं वो क्या है, बच्चे के अंदर गुड स्टडी हैबिट, अच्छी अध्ययन आदतों को क्या करते हैं, विकास करते हैं। चौथा है मेजरमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी। जो मानसिक क्षमताएं हैं उसका भी मापन हम ऐसे टाइप टेस्ट में कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, इसमें बच्चे की जो रीजनिंग, एक्सप्रेशन, क्रिटिसिज्म, ये जितनी भी मेंटल एबिलिटीज होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइप टेस्ट से मेजर कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, आप कह रहे हैं कि उसकी मानसिक क्षमताएं कैसे पता चली है। अब क्या है कि बच्चे ने जब निबंध तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर दिया, तो आपने देखा कि उसने किस तरीके से इस आंसर को देने के लिए सोचा। जो उसकी मेंटल एबिलिटी है सोचने की, तर्क करने की, अभिव्यक्ति देने की, आलोचना करने की, तो ये सब कैसे पॉसिबल है, जब बच्चा ऐसे टाइप टेस्ट देगा। इस तरीके से बच्चे का मेंटल एबिलिटी को मेजर कर पाएंगे, माप पाएंगे। पांचवा डिमेरिट है टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट स्पेयर। जो विभिन्न क्षेत्र है उसमें ज्ञान के अनुप्रयोग का परीक्षण कर सकते हैं। कैसे, ऐसे टाइप क्वेश्चन में। क्योंकि इस टाइप के टेस्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होते हैं, डिस्क्राइब, एलिब्रेट, डिस्कस, क्रिटिसाइज, रीजन आउट, इनसे स्टार्ट होता है। तो इससे क्या है, कैसे होता है कि कैसे ये प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे टाइप की, वर्णन करें, विस्तारित करें, चर्चा करें, आलोचना करें, तर्क बताएं, इन शब्दों से हमारे क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इससे क्या है, बच्चा एक साइड से तो वो क्या है, इनको डिस्क्राइब करना समझता है, साथ ही साथ जो दूसरी स्थिति है उसमें इनका उपयोग करना भी सीखता है। तो क्या है, बच्चा इस एप्लीकेशन का यूज करके डिफरेंट स्पेयर्स होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें अपने ज्ञान का अनुप्रयोग कर सकता है। छठा है डेफिनेट इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज एंड स्टाइल। हमको पता है कि जो हमारे ऐसे टाइप है हमारी भाषा और शैली में क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पर ऐसे टाइप में आप अपनी भाषा और स्टाइल दोनों को ही क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं।
छठा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ टीचर्स एफिशिएंसी। एक तरफ तो हम बच्चे की जो मेंटल पावर है, मेंटल एबिलिटी है, ऐसे टाइप क्वेश्चन से उसको मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टीचर्स की जो टीचिंग प्लानिंग इफिशियंसी है उसको भी क्या है हम मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। तो हमारे ऐसे टाइप टेस्ट स्टूडेंट एंड टीचर दोनों की ही क्या है एबिलिटी को या इफिशियंसी को मेजर करने में हेल्पफुल होती है। आठवां हमारा मेरिट है फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता होती है। इसमें जो बच्चा है उसको क्या है फ्रीडम मिली है, जो प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता मिली है। हम क्या कह रहे हैं कि उसको जो भी वो अपने क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है वो अपने लॉजिकल वे में, अपने जो उसका तार्किक तरीका है, तर्क करने का तरीका है, उस हिसाब से बच्चा अपने क्या है विचारों को, अपने जो भी आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस करने की छूट होती है। और ये छूट ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं होती क्योंकि उसमें वो कुछ लिख ही नहीं रहा, तो अपने कैसे विचारों को व्यक्त करेगा। तो हमारा ये मेरिट है ऐसे टाइप टेस्ट का कि बच्चों को क्या है फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता होती है। हमने अभी इतने सारे मेरिट्स पढ़े, इसके बावजूद भी आप किसी बच्चे का क्या है जो ओवरऑल मेजरमेंट है या इवोल्यूशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके साथ ही जो हमारा ऐसे टाइप टेस्ट है इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि क्या डीमेरिट्स हैं, अब उन पे बात करते हैं। पहला डीमेरिट है लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जो हमारा उद्देश्य होता है ऐसे टाइप का वो क्या होता है क्लियरली क्या होता है उसका अभाव दिखता है। उसका ये कहिए कि जैसे क्या है कुछ जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है फिक्स्ड है। अब जो डेवलपर है, टेस्ट डेवलपर है, वो क्या बच्चे का जानना चाहता है, वो किस तरीके का बच्चे का मापन करना चाहता है, उसका इवोल्यूशन करना चाहता है, ये क्या है कभी कभी बच्चा समझ ही नहीं पाता कि उसके किस पॉइंट को टीचर्स क्या कर रहा है मेजर कर रहा है या उसका किस तरीके का मूल्यांकन कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जो हमारे उद्देश्य है उसका अभाव देखने के लिए मिलता है। दूसरा है लैक ऑफ प्रॉपर सैम्पलिंग, उचित नमूने का अभाव। क्योंकि हम क्या है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है वो बहुत लिमिटेड होते हैं हमारे ऐसे टाइप में, 5 to 10 डिपेंड करता है कि कितने टाइम के ड्यूरेशन के लिए पेपर हो रहा है, ठीक है। फिक्स टाइम पे होता है क्योंकि, तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या है आप पूरे का पूरा करिकुलम जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उससे बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम होने की वजह से आप बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि उस, क्योंकि क्या है कुछ बच्चे कुछ टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पर वो क्या है कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं या वो समझ में नहीं आ पाता। तो इससे बच्चे का क्या है आप उसके सही से विकास, कितना विकास हो रहा है, उसकी कितनी लर्निंग है उसको समझ नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पे क्या है जो सैम्पलिंग है वो क्या है उसका अभाव देखने के लिए मिलता है। किस वजह से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम होने की वजह से। तीसरा है एम्फेसाइज ऑन क्रेमिंग, जो रटना है इस बात पे जोर दिया जाता है, समझने में नहीं। फिर वही बात कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है फिक्स्ड है। इससे क्या है कि बच्चों को पता है कि इस ये समझ लीजिए कि इस पार्ट से, इस टॉपिक से क्या है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बच्चा उसे रटने लगेगा। तो इसमें बच्चे के अंदर क्या है रटने की भावना, कि उसको कुछ मेन ही पॉइंट याद करने हैं, वो इस तरीके से पढ़ने लगा। यही मेजर डिमेरिट है ऐसे टाइप क्वेश्चन का। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं हर पॉइंट पे, चाहे वो बहुत जो ये समझ लीजिए एक ऐसा पॉइंट जिसको बच्चा इग्नोर कर रहा है कि नहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। हर एक जो छोटी सी छोटी डिटेल है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती है। पर आप जो ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वहां पे क्या है आपने ये मान लिया कि इस जो ये हमारा सब्जेक्ट का ये टॉपिक है या जितने हमारे ये समझ लिए कि हमारे टीचिंग और लर्निंग का ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आपने उसको याद किया, आपने उसे रटने लगे, आपने वो टॉपिक को छोड़ दिया है। चाहे उसकी जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, पर वो पेपर में नहीं आएगा, वो टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, तो आप उसको नहीं पढ़ रहे, नहीं समझ रहे। तो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या है रटने पे जोर देते हैं। इसके बाद चौथा है लैक ऑफ इंसेंटिव, प्रोत्साहन का अभाव। क्योंकि बच्चा क्या है उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो उसकी रियल लाइफ में यूज नहीं किए जा रहे। अब यहाँ पे तो आप टीचिंग
कि सब्जेक्ट की बात करें तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जब टीचिंग करेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे इन सारी बातों को। पर कुछ सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर रहा है, तो इससे बच्चे को जो प्रोत्साहन होता है, इंसेंटिव है, उसकी क्या होती है, कमी देखने की मिलती है। इससे बच्चा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, जो उसकी लर्निंग टेंडेंसी है, उसको डेवलप नहीं कर पाता। पांचवा डिमेरिट है मोर एम्फेसाइज ऑन स्पीड एंड स्टाइल। जो गति और शैली होती है उस पर अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि क्या है, जिसकी जितनी अच्छी स्पीड होगी, जितना अच्छा उसका लिखने का तरीका होगा, उतने ज्यादा उसको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपके मार्क्स हैं या आपका इवोल्यूशन है, मूल्यांकन है, किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी कितनी अच्छी स्पीड है, कितनी अच्छी लिखने की शैली, स्टाइल है। यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है, उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। पर जो बच्चे क्या है, उनको जानकारी तो पूरी है, पर उनकी जो स्पीड है, स्टाइल है, वो क्या होती है, वीक होती है, पुअर होती है। इस वजह से क्या है, वो कम स्कोर करते हैं। तो यहाँ पे आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं एक ज्यादा स्पीड और कम स्पीड में, तो जिसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि ये रिटन टेस्ट है, आपके लिखने पे आपका इवोल्यूशन किया जा रहा है कि आप कितना अच्छा समझे उस बात को। तो अगर आप समझ तो पाए पर आपकी स्पीड और स्टाइल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, आपका इवोल्यूशन मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये डीमेरिट है इस बात का कि जिस बच्चे की स्पीड और स्टाइल अच्छी है, मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि उस बच्चे को उस चीज की उतनी ही अच्छी नॉलेज है। इसके बाद आता है सब्जेक्टिविटी इन अवॉर्डिंग मार्क्स। जो अंक देना होता है उसमें विषय परकता आ जाती है, क्योंकि क्या है, ये जो टेस्ट है, इसमें क्या है, हायर सब्जेक्टिविटी दिखने के लिए मिलती है, उच्च विषय परकता दिखती है। क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स मिल रहे हैं वो क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। किस पे, क्योंकि हमारे जो मार्क्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, परीक्षक होता है, उसकी इंटरेस्ट, एबिलिटी, मूड एंड मेंटल एटीट्यूड। किस किस बात पे डिपेंड करता है, जो हमारा परीक्षक होता है उसकी रुचि, क्षमता, मनोदशा, मानसिक दृष्टिकोण, ये सारी चीजें जो बच्चे की कॉपी को चेक करने पे क्या की जाती है, उसको अफेक्ट करती है। अगर टीचर की मेंटल कंडीशन इस तरीके की है कि वो सही से उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, तो क्या है, मार्क्स को कम देगा। उसका उस टाइम पे मूड खराब है तो वो उस टाइम पे मार्क्स कम देगा। तो उसी टाइम पे अगर वो कॉपी किसी दूसरे एग्जामिनर से चेक कराई जाए, तो क्या है, वहाँ पे जो मार्क्स का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा देखने के मिलेगा। तो हमारे जो ऐसे टाइप टेस्ट है, वहां पे क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा अंतर आने की वजह से आप सही से बच्चे का इवोल्यूशन नहीं कर पाते। इसके बाद आता है लैक ऑफ वैलिडिटी, वैधता की कमी। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या है कि बच्चे की स्टाइल, स्पीड, राइटिंग स्टाइल, क्रेमिंग पावर, लैंग्वेज, इन सब के बेस पे आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं, उनको मेजर कर रहे हैं। अगर क्या है कि आप को जो टेस्टर है, जो परीक्षण है, वो सही से बच्चे को मेजर नहीं कर पा रहे, तो हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे रिटन टेस्ट, बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए, इवोल्यूशन करने के लिए, जानने के लिए कि बच्चे में लर्निंग हुई है या नहीं हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सारे पॉइंट आते हैं कि उसकी स्टाइल अच्छी होने की वजह से आप वो ज्यादा मार्क्स गेन कर रहा है, तो उसका मेजरमेंट या उसका इवोल्यूशन, उसका मूल्यांकन सही नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारा जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं वो वैलिड टेस्ट नहीं होते हैं, वैध परीक्षण में नामित नहीं किया जा सकता। आप नहीं कह सकते कि ये बच्चे का इवोल्यूशन सही से कर रहे हैं। आठवां डिमेरिट है लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान की कमी। अब क्या है कि जो हमारे ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं उसमें जो आप स्कोर कर रहे हैं, अंक प्राप्त कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बच्चे की क्रेमिंग पावर पे, रटने की क्षमता पे, कि बच्चे ने जितना अच्छा रटा उतना अच्छे उसने अंक प्राप्त किए। आप नहीं कह सकते जो फर्स्ट डिविजनर है, जो प्रथम श्रेणी का बच्चा है, वो उसका जो जनरल नॉलेज है, बिहेवियर है, वो भी क्या उतना सुपीरियर ही होगा। तो इसमें आप जो प्रिडिक्ट करना है, पूर्वानुमान है कि बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट ही होगा, उसको जनरल नॉलेज होगी, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आप क्या है, बच्चे की सिर्फ क्रेमिंग पावर पे, उसके रटने की क्षमता पे वो मार्क्स गेन कर रहा है। इसके बाद आता है इनकम्प्लीट आंसर अपेयरिंग एज कंप्लीट। जो अधूरे उत्तर हैं वो पूरे रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या है, अपना आंसर पूरा नहीं लिख पा रहे किसी क्वेश्चन का, तो पर क्या है, वो घुमा फिरा के इस तरीके से लिख रहे हैं कि परीक्षक को लिखे, जो कॉपी चेक कर रहा है उसे लग रहा है कि बच्चे ने पूरा
का पूरा क्वेश्चन किया ही है सिर्फ, क्योंकि देखो उसकी स्पीड अच्छी है, उसकी लिखने की स्टाइल अच्छी है, तो क्या है कि वो इस तरीके से आंसर लिख रहा है कि उसका क्या लग रहा है, आंसर कंप्लीट लग रहा है। तो वो इनकम्प्लीट आंसर है वो इनकम्प्लीट, पर वो दिख कैसा रहा है, कंप्लीट, एक पूर्ण आंसर की तरह, पूर्ण उत्तर की तरह दिख रहा है वो उत्तर। तो वो क्या है, धोखा दे रहा है कॉपी चेक करने वाले को, पर क्या है वो अच्छे अंक प्राप्त कर ले रहा है। तो यहाँ पे बच्चे का सही से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इवोल्यूशन अंक के बेस में हो रहा है, मार्क्स के बेस में हो रहा है, पर यहाँ पे क्या है, जो आंसर लिखा है वो गलत लिखा है। तो यह ये जो हमारा ऐसे टाइप है, ये भी सही से मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। इसके बाद आता है डिफिकल्टी इन इवोल्यूशन। ऑब्वियस ही बात है कि जिस तरीके से जो बच्चे की क्रैमिंग है, जो रटने की क्षमता है, या वो उसकी जो स्पीड है, जिसकी शैली है, ये चीज उसके अंक देने पे, उसके मार्क्स देने के लिए काम आ रही है। पर ये क्या है, बच्चे का इवोल्यूशन नहीं कर पा रही, उसकी जो प्रगति है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसका सही से मूल्यांकन नहीं कर पा रही है। तो हमारे ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं वो बच्चे के मूल्यांकन में डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। उससे हम इन टेस्ट से हम बच्चे का सही से मूल्यांकन नहीं कर पाते। इसके बाद आता है कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो हमारे ये टेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो क्या है, लिमिटेड है। टीचर ने कुछ अपने करिकुलम से कुछ क्वेश्चन लिए, उससे पेपर बना दिए, पर जो पेपर कॉस्ट है, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, वो भी तो कॉस्ट में आ रही है। तो उससे ये कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि बच्चे का सही से तो इवोल्यूशन हो नहीं पा रहा है, आप बच्चे के अचीवमेंट को मेजर कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ये कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है, महंगी और समय लेने वाली भी हो जाती है हमारी ऐसे टाइप टेस्ट। अब बात करते हैं कि जो हमारे ऐसे टाइप टेस्ट हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे निबंध प्रकार के परीक्षण और सीखने के उद्देश्य हैं, ये किस तरीके के जो उद्देश्य हैं उनको किस तरीके से किया जाए, जो हम अपने इन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे ये डिवाइसेस होते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो, ये सब किस लिए यूज किए जा रहे हैं, बच्चे का इवोल्यूशन मूल्यांकन करने के लिए। तो इसमें बच्चे के डिपेंडेंसी कह लीजिए कि ये क्या है, डिपेंड करता है कि आप बच्चे का या भविष्य कह लीजिए, ठीक है, बच्चे का भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि उसका मूल्यांकन किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि इवोल्यूशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट करना, जिस भी पॉइंट पे वो वीक है उसमें सुधार करके उसको एक सही दिशा में ले जाना, यही तो हमारा इवोल्यूशन का जो मेन एम है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने इस पे काम किया कि किस तरीके से हम बेहतर कर सकें अपने इन डिवाइसेस को, जो भी हमारे इवोल्यूशन के लिए यूज हो रहे, चाहे वो ऐसे टाइप टेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो, प्रैक्टिकल हो, किसी भी टाइप का टेस्ट हो, जो क्या है हमारे एजुकेशनल अचीवमेंट में को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि इससे में क्या है, बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है, ठीक है, वो बच्चे का भविष्य निर्भर करता है इस बात पे कि किस तरीके से उसका मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन सही होगा तो वो सही दिशा को जाएगा, उसका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। तो हम इस चीज को, कि हम कह रहे हैं कि जो हमारा ये डिवाइस से बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंडक्ट होना चाहिए, एक सकारात्मक दिशा में ही संचालित किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने इसमें रिसर्च भी करी कि किस तरीके से बेहतर कर सके हम अपने इस इवोल्यूशन डिवाइसेस को, ठीक है। ये क्योंकि इससे क्या है कि जितने बेहतर हमारे इवोल्यूशन डिवाइस होंगे, उतना ही वैलिड, एक्यूरेट और रिलायबल हमको क्या मिलेगा, अपने ये कह सकते हैं कि उतने ही अधिक सटीक, वैध और विश्वसनीय हम बच्चे का क्या कर पाएंगे, उसकी माप कर पाएंगे। उतना जितना हमारा इवोल्यूशन डिवाइस वैलिड होगा, उतना हम बच्चे का इवोल्यूशन बेहतर कर सकेंगे। तो इनको बेहतर बनाने के, इम्प्रूव करने के लिए किस तरीके से कदम उठाना चाहिए, किस तरीके से हमको काम करना चाहिए, कुछ लेखक कह लीजिए या ऑथर कह लीजिए, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला, जो हमारे टेस्ट पेपर का कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे टेस्ट पेपर है उसके निर्माण में। दूसरा, जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, परीक्षा प्रणाली है, उसमें किस तरीके से सुधार किया जाए। तीसरा, इन द इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट, जो लिपियों के मूल्यांकन हो रहा है, उसमें किस तरीके से काम करना चाहिए। ये ऑथर्स ने बताया कि आप कैसे जो ये इवोल्यूशन डिवाइस है उन्हें बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इम्प्रूवमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट पेपर, जो परीक्षण पत्र है उसके निर्माण में सुधार।
पहला है अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो सीखने के उद्देश्य उसकी प्राप्ति हो किसके थ्रू, जो टेस्ट पेपर बने हो। तो उनका कंस्ट्रक्शन निर्माण इस तरीके से होना चाहिए कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, सीखने का उद्देश्य, उसको क्या किया जाए, अचीव किया जाए। तो जब आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं ऐसे टाइप टेस्ट का, तो टीचर्स को क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए कि उससे क्या है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जा सके। बच्चे की जो सीखने के उद्देश्य हैं वो उन क्वेश्चन से बच्चे के जो सीखने की प्रवृत्ति है उसे बच्चा आप मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनाएं कि बच्चे की आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो सीखने के उद्देश्य हैं उसको अचीव करा पाए बच्चे के थ्रू। क्योंकि आप टेस्ट पेपर ऐसे बनाएंगे तभी तो उसका इवोल्यूशन कर पाएंगे कि हाँ, बच्चे को इस तरीके की लर्निंग हुई है, आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है फुलफिल हुआ है। इस चीज को जानने के लिए, इसका इवोल्यूशन करने के लिए आप इस तरीके का टेस्ट पेपर बनाएं कि बच्चा क्या है, अपनी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनकी प्राप्ति, उनके अचीवमेंट को बता पाए। दूसरा है फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करिकुलम, जो हमारा पाठ्य चर्चा है, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्या है, हम जो भी प्रश्न पत्र हमारे क्वेश्चन पेपर होना चाहिए वो क्या है, हमारे जो एंटायर करिकुलम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब आपने जो क्वेश्चन पेपर बनाया वो करिकुलम का मतलब इस तरीके से बना होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक जो आपकी यूनिट है उससे जो इम्पोर्टेंट है या ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहे, तो इस तरीके का पेपर हो वो कि संपूर्ण जो एंटायर करिकुलम है उसको रिप्रेजेंट करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो आपका क्वेश्चन पेपर। तीसरा है नेचर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की प्रकृति। प्रश्नों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन होने चाहिए वो इजी, स्ट्रेट और डायरेक्ट होने चाहिए, सीधे आसान होने चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चा बहुत इजीली समझ पाएगा कि उसको किस चीज का आंसर देना है। उसे ये ना लगे कि टीचर उसके किस पॉइंट पे मेजर कर रहा है। यही जो हमारा फर्स्ट डिमेरिट था कि यही समझ नहीं पाएगा बच्चा कि उसका किस तरीके का मूल्यांकन हो रहा है, किस बेस पे मूल्यांकन हो रहा है। तो इसलिए जो नेचर होना चाहिए क्वेश्चन का वो क्या होना चाहिए, इजी, स्ट्रेट एंड डायरेक्ट होना चाहिए। जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, बच्चे की मेंटल लेवल पे डिपेंड होनी चाहिए। ये नहीं कि छोटा बच्चा है और आपने क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज इतनी टफ रख दी कि उसको यही समझ में नहीं आएगा उसे लिखना क्या है। तो बच्चे के मेंटल लेवल पे उसकी जो मानसिक स्तर है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन पेपर की। इससे क्या है, और साथ ही साथ बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है उसको भी क्या है, इनकरेज करना चाहिए। क्योंकि आप जिस तरीके का पेपर बनाएंगे वो बच्चे की क्रिएटिविटी भी तो दिखाएगा। वो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो आंसर के थ्रू बताना है। तो इस क्वेश्चन पेपर से आप बच्चे की क्रिएटिविटी को भी इनकरेज, सृजनात्मक प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है एम्फेसाइज ऑन डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर पर जोर। जो हमारा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो बच्चे स्लो, एवरेज और इंटेलिजेंट है उनके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र होना चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन शामिल होने चाहिए जो हमारे स्लो लर्नर है या एवरेज है या इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होने चाहिए। और जो डिफिकल्टी लेवल है वो सिंपल, एवरेज और हायर होना चाहिए। मतलब कुछ क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, कुछ एवरेज, कुछ हायर, जिससे क्या है आप बच्चे स्लो, एवरेज और इंटेलिजेंट उनके अकॉर्डिंग ही आप उनका इवोल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि जो स्लो लर्नर है वो जो सिंपल है और एवरेज है उनको इजीली क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे, पर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो हायर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज ही तो जानना है कि बच्चे का मूल्यांकन करना है। अब जो स्लो बच्चे हैं, अगर आप पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट बना रहे तो वो बच्चे तो बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी लिखना नहीं आएगा। तो पेपर, क्वेश्चन पेपर इस तरीके के बना होना चाहिए कि उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होना चाहिए, सिंपल, एवरेज और हायर, इस तरीके का होना चाहिए कि हर एक बच्चा क्या है अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करे। इसके बाद आता है नो इम्पोर्टेंस टू अल्टरनेट क्वेश्चन। जो वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप क्योंकि क्या है कि अगर ये एक एनोमेस मान लीजिए, गलत मान लीजिए कि आप बच्चे को किस तरीके से करें कि अगर उसे ये क्वेश्चन आ रहा है, उसने अपने
यूनिट के कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़े। अब क्या है, उसके वैकल्पिक में उसको एक क्वेश्चन आया, दूसरा नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, उसके लिए चॉइस है। तो दूसरा क्या है, उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को इजीली आप पता नहीं कर पा रहे, ठीक है, जो उसका उद्देश्य है सीखने का उसको आप समझ नहीं पा रहे। तो जो अल्टरनेट क्वेश्चन सिस्टम होता है वो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए होना चाहिए, और जो भी और क्वेश्चन है उनके लिए क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, मतलब कंपलसरी होनी चाहिए कि हर एक जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, उसका कोई भी अल्टरनेटिव वैकल्पिक प्रश्न नहीं होना चाहिए। छठा है हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर में के नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ना ही कम होने चाहिए, नहीं ज्यादा होने चाहिए। जो नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर है वो इतने होने चाहिए कि उससे क्या है, बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है उसको क्या किया जाए, मेजर किया जा सके, उसकी मार्क की जा सके, और साथ ही साथ जो हमारे करिकुलम है उसका सब सही से उपयोग होना चाहिए। क्योंकि आप क्या है, पूरे के पूरे करिकुलम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से सोचिए, एक तो बच्चे की मेंटल पावर चेक हो रही है, दूसरा हमारा करिकुलम का सही से उपयोग करके क्वेश्चन पेपर बना होना चाहिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से होने चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम, सिर्फ बच्चे की जो मेंटल पावर और करिकुलम को ध्यान में रखकर होने चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। जो अंकों का वितरण है, क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए क्या है, इक्वल मार्क्स कैरी होने चाहिए, कि मतलब हर एक प्रश्न क्या है, उनके जो मार्क्स होने चाहिए सेम होने चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल, जो कठिनाई का स्तर है उसके अकॉर्डिंग उन मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन के अगर 4 पार्ट है, तो जो क्वेश्चन क्या है डिफिकल्ट है उसके अकॉर्डिंग उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को ज्यादा मार्क्स देने चाहिए और बाकी को कम। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होना चाहिए, या तो वो इक्वल होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन क्या है, कुछ पार्ट कैरी करता है, कुछ उसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ भाग हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, वितरण किस तरीके से होना चाहिए मार्क्स का, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें ज्यादा मार्क्स दिए जाने चाहिए। इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी प्रावधान होना चाहिए हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन में। इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा मेजरमेंट है अचीवमेंट का, वो क्या हो जाता है, वैलिड और रिलायबल हो जाता है। तो हमको क्या है, जो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन है उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रखने चाहिए। हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होना चाहिए कि उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन भी होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होने चाहिए। दूसरा टाइप है हमारा इम्प्रूवमेंट इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। क्वेश्चन पेपर के बाद जो हमारी परीक्षा प्रणाली है उसमें किस तरीके का सुधार किया जाए। पहला है चेंज इन द मेथड ऑफ प्रमोशन। जो प्रमोशन के तरीके उसमें बदलाव किया जाए। किस तरीके से कि हर एक क्लास में क्या होना चाहिए, वीकली मंथली टेस्ट होने चाहिए। मतलब साप्ताहिक और मासिक टेस्ट होने चाहिए हर क्लास में। इससे क्या है कि जो बच्चे ने जो भी प्रगति की है, चाहे वो वीकली हो मंथली हो, उन टेस्टों को किस में ऐड करना चाहिए, जो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन है उनमें उनके मार्क्स ऐड किए जाने चाहिए। इससे क्या है कि बच्चे का आप कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। कि आपने ओवरऑल ना पूछ के, उसे बीच बीच में पूछ के, धीरे धीरे जान के उसके क्या है, आपने उसका मूल्यांकन किया। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके आप इवोल्यूशन मेथड को या इवोल्यूशन डिवाइस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, चेंज इन द मेथड ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के तरीकों में बदलाव करके। दूसरा है प्रोविजन ऑफ वर्बल टेस्ट, मौखिक परीक्षणों का प्रावधान। कि क्या होना चाहिए, जो हमारे ऐसे टाइप टेस्ट होता है उसमें वर्बल टेस्ट भी ऐड होने चाहिए, मौखिक परीक्षा भी क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। इससे क्या है, बच्चे की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, योग्यता है, क्षमता है, उनको मापने में मदद मिलती है। क्योंकि बच्चे का सिर्फ लिखना ही, आपने उसका इवोल्यूशन किया सिर्फ रिटन टेस्ट पे, वो भी ऐसे टाइप में, तो आप बच्चे के जो वर्बल क्वालिटी है उसको आप मेजर नहीं कर पा रहे, उसकी जो वर्बल एबिलिटी है, मौखिक परीक्षण है, उसको आप माप ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके लिखने पे ध्यान कर रहे हैं कि वो किस तरीके से लिख रहा है। तो हमें क्या है कि एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव करके, वर्बल टेस्ट भी लेके ऐसे टाइप टेस्ट के साथ बच्चे की जो बोलने की क्षमता है उसको भी माप सकते हैं। तीसरा इम्प्रूवमेंट क्या है, जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट है, लिपियों का जो मूल्यांकन है उसमें सुधार में आता है। पहला क्या है, नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ
क्वेश्चन। जो हमारे क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका जो भी उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो टीचर्स और पीपल्स जो विद्यार्थी हैं और शिक्षक है, दोनों को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो बच्चे और टीचर दोनों को पता होना चाहिए। सेकंड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ डेफिनेट रूल्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। जो प्रश्नों का मूल्यांकन के एक निश्चित नियम तैयार करना चाहिए, क्योंकि जो है कॉपी चेक होने से पहले ही क्या होना चाहिए कि जो मुख्य परीक्षक है, जो हेड एग्जामिनर है, वो कुछ क्या करे, डेफिनेट रूल्स बना ले, कुछ निश्चित नियम बना ले कि जो भी कॉपी चेक कर रहा है, जो सब एग्जामिनर है, उप परीक्षक है, वो क्या करे, जो कॉपियां स्क्रिप्ट हैं उनको उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्या करे, चेक करे, ना कि अपने मूड, अपने जो आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो एबिलिटी है इसके अकॉर्डिंग वो कॉपी चेक न करे। वो क्या करे, जो भी रूल्स बनाए हैं हेड एग्जामिनर ने, मुख्य परीक्षक ने, उन प्रश्नों के लिए, ठीक है, हर एक प्रश्न के लिए जो हेड एग्जामिनर है वो कुछ रूल्स बनाएगा और सब एग्जामिनर जो उप परीक्षक है उन नियमों के तहत ही क्या करेगा, उन कॉपियों को चेक करेगा। हर एक क्वेश्चन को जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग है उनके अकॉर्डिंग ही कॉपी चेक होगी। तो वो रूल बनाने से क्या होगा, बच्चे का सही से इवोल्यूशन मूल्यांकन हो पाएगा। तीसरा इम्प्रूवमेंट क्या है, प्रोविजन ऑफ सेंट्रल इवोल्यूशन, केंद्रीय मूल्यांकन का प्रावधान। इस प्रावधान में क्या होना चाहिए कि जो सेंट्रल इवोल्यूशन होना चाहिए, केंद्रीय मूल्यांकन होना चाहिए। ये नहीं कि जो स्क्रिप्टेड है, जो कॉपियां हैं, वो क्या है, एग्जामिनर को भेजा जाए। वो क्या करनी चाहिए कि एक सेंटर इवोल्यूशन होनी चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे क्या है, कुछ सेलेक्टिव एग्जामिनर होने चाहिए जिनसे क्या है, उन कॉपियों को चेक कराया जाए। मतलब जो परीक्षक हैं वो क्या होने चाहिए, सिलेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा टास्क है जो बच्चे का इवोल्यूशन कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। तो इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए, इस तरीके का प्रोविजन होना चाहिए कि कॉपियां एग्जामिनर को ना भेजी जाए। एक एक ऐसी जगह हो जहाँ पे क्या है कि टीचर्स आके या एग्जामिनर्स आके उन कॉपियों को चेक करें, या आप कह सकते हैं कि सेंटर इवोल्यूशन का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिपेयरिंग आइडल आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनर क्या करे, उन स्क्रिप्ट्स को चेक करने से पहले क्या करे, उनके लिए जो भी आइडल आंसर है, उन क्वेश्चन के जो आइडल आंसर है उनको तैयार कर ले कि इस प्रश्न का इस तरीके का आंसर होगा। तो उस तरीके से ही वो क्या करे, कॉपियों को चेक करे, जिससे क्या है, इवोल्यूशन को बेहतर बनाया जा सके, मूल्यांकन में सुधार किया जा सके। पांचवा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ओनली वन क्वेश्चन एट ए टाइम, एक समय में केवल एक प्रश्न का मूल्यांकन। जो क्या है, मूल्यांकन को बेहतर बनाएगा। कैसे कि जब एग्जामिनर क्या है, सारी कॉपियों का जितनी भी स्क्रिप्टेड है उसके सिर्फ एक क्वेश्चन को इवोल्यूट कर रहा है, एक प्रश्न का मूल्यांकन कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो क्या कर सकेगा, बच्चों के जो भी आंसर है उनको कंपेयर कर पाएगा। साथ ही साथ वो क्या है, उसके माइंड में एक ही आंसर रहेगा। अगर वो एक क्वेश्चन को के आंसर को चेक कर रहा है, हर कॉपी में उसी आंसर को चेक करेगा, तो उस टाइम पे उसके दिमाग में क्या है, उसी क्वेश्चन के आंसर है, तो उस कॉपी को उतने ही बेहतर तरीके से चेक करेगा, वो कॉपी का इवोल्यूशन उतना ही बेहतर करेगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इवोल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए, मूल्यांकन में सुधार करने के लिए क्या करें कि जो एग्जामिनर हो, एक टाइम पे जितनी भी स्क्रिप्टेड है, जितनी भी कॉपियां हैं, उसके सिर्फ एक क्वेश्चन का मूल्यांकन करें, जिससे क्या है, जो इवोल्यूशन है, जो मूल्यांकन है, वो क्या हो एक्यूरेट हो, सटीक हो। छठा पॉइंट है हमारा यूज ऑफ ग्रेडिंग और रेटिंग मेथड। इस पद्धति का उपयोग करके जो ग्रेडिंग और रेटिंग है, इससे क्या होगा कि जब एग्जामिनर सारी स्क्रिप्टेड को, जितनी भी लिपियां हैं उनको पढ़ लेगा, उसके बाद क्या करे, वो इन जो भी हमने उसमें स्क्रिप्टेड पढ़ी, उसके बाद क्या करा, इनको 5 श्रेणियों में डिवाइड किया। ये कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं, बेस्ट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज एंड पुअर। ठीक है, अब क्या है, मतलब उसने क्या करा कि जो लिपियां हैं, स्क्रिप्ट हैं, उनको 5 टाइप में डिवाइड किया, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया कि जो स्क्रिप्ट है जो बहुत अच्छा लिखा गया है, बेस्ट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर। और फिर क्या है, जो मेथड है, जो भी मार्क्स देने के बजाय क्या करे, वो इन स्क्रिप्टेड में इनको ग्रेडिंग दे, A B C D, इस तरीके से ग्रेडिंग दे के क्या है कि वो
बता सकता है कि बच्चे ने किस तरीके का काम किया है, क्योंकि क्या है, कुछ बच्चे, अब आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या फायदा अगर मार्क्स नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या हैं, अच्छा ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि मार्क्स का अप एंड डाउन होगा तो वो बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो क्या है, अगर ग्रेडिंग सिस्टम होगा तो ए वाले के हैं, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया, उनका इस तरीके से मूल्यांकन हुआ है कि उन्होंने अच्छा लिखा है, उन्होंने बेस्ट लिखा है, तो उसे कैसी ग्रेडिंग दी, ए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्रेडिंग और रेटिंग मेथड को यूज करके भी हम इवोल्यूशन मेथड को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, मूल्यांकन में सुधार कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, ग्रेडिंग मेथड को यूज करें। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।